कभी सोचा है एक नन्हा सा बीज कैसे एक विशाल पेड़ बन जाता है? ये सिर्फ एक पौधे की कहानी नहीं है। नहीं, ये तो लाखों सालों के विकास, संघर्ष और आखिर में जीत की दास्तां है। आज हम लोग इसी सफर को देखेंगे कि कैसे पौधों ने पानी से निकलकर पूरी दुनिया पर अपना राज जमा लिया। तो सवाल यही है कि तालाब की उस मामूली सी काई से लेकर आसमान को छूते इन बड़े बड़े पेड़ों तक ये सफर आखिर तय कैसे हुआ। ये कहानी कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि लाखों साल पुरानी है और बहुत ही रोमांचक भी। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। देखिए, एक तरफ है ये मॉस, कितना सरल पौधा है ना, और दूसरी तरफ है ये फर्न। इसकी बनावट देखिए कितनी जटिल, कितनी कॉम्प्लेक्स है। यही छोटा सा जो फर्क दिख रहा है ना, असल में पौधों के विकास की पूरी कहानी इसी में छुपी है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है पौधों के विकास के सफर से, मतलब जहां से सब कुछ शुरू हुआ। कैसे जीवन के सबसे सिंपल फॉर्म से आज इतनी जबरदस्त वैरायटी बन गई। जरा सोचिए, पहली चुनौती कितनी बड़ी रही होगी। पानी को छोड़कर जमीन पर घर बसाना। जो शैवाल थे, मतलब एल्गी, वो तो पूरी तरह पानी पर ही डिपेंडेंट थे। लेकिन ब्रायोफाइटा ने हिम्मत दिखाई। उनमें तने और पत्तों जैसी चीजें बनने लगी। हाँ, असली जड़ें अभी भी नहीं थीं। मतलब जमीन पर तो आ गए, पर एक पैर अभी भी पानी में ही था। ऐसा क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्शन के लिए उन्हें पानी चाहिए ही चाहिए था। तो ये जो मॉस और लिवरवर्ट्स है ना, ये ब्रायोफाइटा ही हैं। और यही वो पहले पौधे थे जिन्होंने जमीन पर कदम रखा। इसी वजह से पता है क्या कहते हैं इन्हें? पौधों की दुनिया का मेढक। बिल्कुल वैसे ही जैसे मेंढक रहता तो जमीन पर है, लेकिन अंडे देने के लिए उसे पानी में जाना ही पड़ता है। ठीक उसी तरह इन पौधों को भी अपना लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए पानी की जरूरत पड़ती थी। ठीक है, तो जमीन पर पहला कदम तो रख दिया, लेकिन असली लड़ाई तो अब शुरू होने वाली थी। सोचिए, ग्रेविटी उन्हें नीचे खींच रही थी और पानी से जरा भी दूर जाना मतलब मौत को बुलावा देना था। अब पौधों के सामने दो बड़ी चुनौतियां थीं, एक लंबा होना और दूसरा पानी को नीचे से ऊपर तक पहुंचाना। और यहीं पे एंट्री होती है टेरिडोफाइटा की। इन्होंने तो पूरी बाजी ही पलट दी। इनमें पहली बार असली जड़ें, तने और पत्तियां आईं। लेकिन सबसे बड़ा, सबसे क्रांतिकारी आविष्कार था एक पाइपलाइन सिस्टम, जिसे हम कहते हैं संवहन तंत्र या वैस्कुलर सिस्टम। तो ये संवहन तंत्र है क्या? ये जाइलम और फ्लोएम नाम की पतली पतली नलियों का एक नेटवर्क है। इसे आप पौधे का अपना इंटरनल प्लम्बिंग सिस्टम समझ सकते हैं, जो पानी और न्यूट्रिएंट्स को जड़ों से खींचकर एकदम ऊपर पत्तियों तक पहुंचाता है। और बस इसी की वजह से पौधे लंबे हो पाए और पानी से दूर जाकर भी जिंदा रह सके। ये जो फर्न हम देख रहे हैं, ये टेरिडोफाइटा का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये इस एवोल्यूशनरी लीप का, इस बड़ी छलांग का एक जीता जागता सबूत है। ये वो पहले असली जमीनी पौधे थे जिनके पास अपना प्लम्बिंग सिस्टम था, और इसी ने पौधों के लिए आसमान छूने के रास्ते खोल दिए। चलिए, पौधे अब लंबे तो हो गए, लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी थी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। उन्हें रिप्रोडक्शन के लिए, मतलब बच्चे पैदा करने के लिए अभी भी पानी चाहिए था। उनके मेल गैमेट को तैरकर ही फीमेल गैमेट तक पहुंचना पड़ता था, और ये एक बहुत बड़ी रुकावट थी। और इस प्रॉब्लम का सल्यूशन, एक ऐसा आविष्कार जिसने सब कुछ बदल दिया, और वो था बीज। बीज एक ऐसी चीज जिसने पौधों को रिप्रोडक्शन के लिए पानी की डिपेंडेंसी से, उसकी गुलामी से हमेशा के लिए आजाद कर दिया। ये सच में एक गेम चेंजर था। और यहीं से शुरू होता है पौधों के विकास का अगला चैप्टर, बीज की क्रांति। ये वो दौर था जिसने पौधों को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचने का टिकट दे दिया। तो सबसे पहले बीज किसने बनाए? ये थे जिम्नोस्पर्म, जैसे कि चीड़ और साइकस के पेड़। ये काफी मजबूत लकड़ी वाले पेड़ होते हैं जो बहुत बहुत सालों तक जीते हैं। और सबसे मजे की बात पता है क्या? ये पॉलिनेशन के लिए, परागण के लिए हवा का इस्तेमाल करते थे। मतलब अब पानी की कोई जरूरत ही नहीं। जिम्नोस्पर्म काफी सक्सेसफुल थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एवोल्यूशन, विकास, वो कभी रुकता नहीं है। पौधों का सबसे सफल ग्रुप तो अभी आना बाकी था, और उन्होंने पॉलिनेशन और बीजों को फैलाने की प्रॉब्लम का एक और भी बेहतर हल निकाला। तो अब मैदान में आते हैं असली चैंपियन, एंजियोस्पर्म, यानी फूल वाले पौधे। देखिए, जिम्नोस्पर्म्स तो बस हवा के भरोसे थे, लेकिन एंजियोस्पर्म ने क्या किया? उन्होंने कीड़ों, पक्षियों और जानवरों से दोस्ती कर ली।
उन्होंने रंग बिरंगे फूल खिलाए, मीठे मीठे फल बनाए और इन दोस्तों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। और ये दोस्त उनके लिए पॉलिनेशन भी करते और उनके बीज भी दूर दूर तक फैलाते। क्या शानदार स्ट्रैटेजी थी, और इसी ने उन्हें इस दुनिया का राजा बना दिया। लेकिन एंजियोस्पर्म की दुनिया, अरे ये तो बहुत ही बड़ी और डाइवर्स है। तो सवाल ये है कि इसे ऑर्गेनाइज कैसे किया गया है, इसे समझते कैसे हैं? तो मोटे तौर पर एंजियोस्पर्म को हम दो बड़ी टीमों में बांट सकते हैं, मोनोकॉट और डाइकॉट। मोनोकॉट की टीम में कौन कौन है? घास, गेहूं, मक्का, इनकी पत्तियों में नसें सीधी सीधी पैरेलल होती हैं। और डाइकॉट की टीम में गुलाब, आम, चना, इनकी पत्तियों में नसों का एक जाल सा बना होता है। ये बस एक छोटा सा फर्क है, लेकिन पौधों की इस बड़ी सी दुनिया को समझने में यह हमारी बहुत मदद करता है। तो अगर इस पूरे सफर को समराइज करें तो ये 4 बड़े स्टेप्स हैं। पहला कदम, ब्रायोफाइटा के साथ जमीन पर सरवाइव करना। दूसरा कदम, टेरिडोफाइटा के साथ वैस्कुलर टिश्यू बनाकर लंबे होना। तीसरा कदम, जिम्नोस्पर्म के साथ बीजों से रिप्रोडक्शन करना। और चौथा और आखिरी कदम, एंजियोस्पर्म बनकर फूलों और फलों की मदद से पूरी दुनिया पर छा जाना। तो ये थी कहानी कि कैसे पौधों ने एक के बाद एक मुश्किल को पार किया और इस पूरी धरती पर कब्जा कर लिया। लेकिन जैसा हमने कहा, एवोल्यूशन कभी नहीं रुकता है। तो सवाल ये उठता है कि अब आगे क्या? भविष्य में पौधे कौन सा नया रूप लेंगे? उनकी अगली बड़ी छलांग क्या होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो शायद हमें आने वाला वक्त ही देगा।